Hello everyone, welcome to back MC Study CSS platform. I hope you are doing well. And as you know very well कि हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है जो आपके CSS एंड PMS एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है। और ये हम जो है वो लेक्चर जितने भी हैं ये ऑप्शनल सब्जेक्ट जो हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसको कवर करेंगे और आप इसमें से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। आप अपने साथ साथ नोट्स बनाते जाएं और ये जो लेक्चर्स तैयार किए गए ये बिल्कुल जो है रिकमेंडेड बुक्स जो है वो उसके अकॉर्डिंग जो है हमने इनको प्रिपेयर किया है और विद कंसल्टेशन ऑफ मेंटोर्स जो टॉपर्स रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में उनके साथ भी कंसल्टेशन करने के बाद ये कोर्स जो है वो आपके लिए लेकर आए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो कह लें कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सीरीज है और ये अपने नोट्स जो है वो बनाते जाइएगा प्लीज साथ साथ। तो इसके अंदर जो अगर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूं तो इसमें थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कि कैसे जो है फ्रॉम एंशियंट टाइम टू कह लें कि मॉडर्न इरा तक जो है इसका एवोल्यूशन जो है वो कैसे हुआ इसको देखेंगे। फिर इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 5 स्टेजेस हैं, 5 फेजेस भी कह सकते हैं, स्टेजेस भी कह सकते हैं, उनको भी जो है कीन ऑब्जर्वेशन के साथ डिस्कस करेंगे और इसकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बेसिकली हम डेवलपमेंट्स देखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो सीरीज तैयार की गई है। तो आप अपने नोट्स जो है मैं बार बार कह रहा हूं कि अपने नोट्स जो है वो बनाते जाइएगा। उसके अलावा जितना भी हमारे डान आर्टिकल एनालिसिस है वो भी सीरीज स्टार्ट है, वो भी चल रही है। उसके बाद हमने वोकैबुलरी की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है जो ऑलरेडी हमारे अपलोड हो चुकी हैं। उसके बाद आपके ऐसे के जो 14 लेक्चर्स हैं मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसे राइटिंग वो भी अपलोड कर दिया गया है और उसके बाद थीम्स को भी बड़ी डिटेल्स के साथ जो है हमने डिस्कस किया हुआ है। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 5 स्टेजेस एंड फ्रॉम एंशियंट रूट्स टू मॉडर्न। तो हम इसको जो है अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चलते हैं जी हमारे जो टॉपिक है मेन बेसिकली वो ये है कि इसके अंदर हम क्या देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एवोल्यूशन देखेंगे कि इसका एवोल्यूशन कब से जो है स्टार्ट हुई। उसके बाद इसकी 5 स्टेजेस जो है इनको डिस्कस करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। उसके बाद फ्रॉम एंशियंट रूट्स टू मॉडर्न तक जो है इसको हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की हजारों साल जो है वो पीछे जो है इसकी जर्नी जो है वो रही है। अब यहाँ पर देखें कि फ्रॉम एंशियंट ब्यूरोक्रेसीज टू कंटेम्परेरी डिजिटल गवर्नमेंट अब तो सिस्टम आ गया। इसके अंदर जो है दैट इज शेप द आवर मॉडर्न वर्ल्ड, जिसने क्या किया पूरी जो है मॉडर्न वर्ल्ड को चेंज करके रख दिया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एंशियंट टाइम से लेकर और जो मॉडर्न एरिया तक जो डिजिटल का दौर है अब, तो इसके अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की उसको कीन ऑब्जर्वेशंस के साथ विद डिटेल्स के साथ और जितने भी हमारे थ्योरिस्ट हैं और जितने हमारे राइटर्स हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के और वो भी देखेंगे। और उसके बाद ये भी देखेंगे कि कब ये एज ए डिसिप्लिन कब जो है वो स्टार्ट हुआ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद सबसे जो पहले रिटन फॉर्म में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक किसने लिखी इसको भी जो है डिटेल्स के साथ यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। यहाँ पर अगर हम बात करें एंशियंट टाइम से यहाँ कर लेकर तो ओरिजिन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंशियंट फाउंडेशन। यहाँ पर एंशियंट फाउंडेशन यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि एंशियंट इजिप्ट एंड रोमन एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट सिस्टमैटिक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज मैनेजिंग मिलिट्री कैंपेन। सबसे अगर देखा जाए एंशियंट टाइम के टाइम में एंशियंट टाइम के अंदर तो उसके अंदर जो मिलिट्री जो है वो कैंपेन्स थी वहां पर उनके ऑफिसेज बनाए गए। फिर क्या है कि जस्टिस सिस्टम को वहां पर जो है वो लागू किया गया। फिनेंशियल अफेयर्स को रेवेन्यू जो है उसका जो है वो डिपार्टमेंट बनाया गया। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आर्ट्स से नहीं एंशियंट टाइम से जो अगर हम देख रहे हैं तो ये चल रही है। फॉरेन रिलेशंस के लिए जो है रिमार्केबल जो है वो सोफिस्टिकेशन। उसके बाद जो फॉरेन अफेयर्स के लिए जो उन्होंने बनाए लोग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट्स बनाए। तो ये सारे आप अब सारी बातें छोड़ दें। अगर आपके सिविलाइजेशन इंडस सिविलाइजेशन को अगर देखें यहाँ पर तो क्या वो जो इतनी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाया गया का विदाउट वो एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल है? क्वेश्चन इज दैट। तो आज हमारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अभी नहीं है कि आपकी 20वीं सेंचुरी से जो ये स्टार्ट हो गई या 19वीं सेंचुरी से जी स्टार्ट होगी, तो ऐसा नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि इंडस सिविलाइजेशन को अगर देखें तो मोहनजोदाड़ो है, हड़प्पा है, तो यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाया गया है
क्या लगता है कि विदाउट एडमिनिस्ट्रेशन इसको जो है वो बनाया जा सकता था, पॉसिबल था? तो नहीं था। एंशियंट टाइम के अंदर देखें, अरिस्टो सिटी स्टेट को लेकर जितना भी आपका स्पार्टा के अंदर लेकर, उधर जो जुडिशियल सिस्टम था, एजुकेशन कह ले के सिस्टम था, उसके बाद मिलिट्री अफेयर्स को जो है वहां पे देखा जाता था। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है डेवलपमेंट्स हो रही है एंशियंट टाइम से, जो है वो चलता रहा सिविल कह ले इंडस सिविलाइजेशन से। अब यहां पर थोड़ा सा आगे चलते हैं, नेक्स्ट थोड़ा सा देखते हैं कि यहां पर देखें जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है कि रोमन ब्यूरोक्रेसी इंट्रोड्यूस्ड रेवोल्यूशनरी हायरार्किकल जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली किसने इंट्रोड्यूस करवाया? आपने रोमन ने जो है आकर करवाया, विद स्पेशल लाइज्ड ऑफिशियल अक्रॉस प्रोविंसेस। जितने भी उस वक्त सूबा जात थे, जितने भी स्टेट्स थे आपके प्रोविंसेस, उसके अंदर जो है ऑफिशियल जो है वो कह लें कि स्पेशल ऑफिस बनाए गए, क्रिएटिंग टेम्पलेट दैट बिकेम प्रिकर्सर टू मॉडर्न सिविल सर्विस सिस्टम वर्ल्ड वाइड। तो अब देख लें कि पूरी दुनिया के अंदर जो सिविल सर्विस जो है वो के नाम से जो है वो जाने जाते। तो यहां पर देख सकते हैं कि ये आज का नहीं है, अगर हम रोमन एम्पायर से अगर इसको चेक करते जाएं तो इसकी जो हिस्ट्री मिलती है ना, जो एवोल्यूशन जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मिलता है, वो आज से नहीं है, वो बल्कि हजारों साल जो है वो पहले जो है हमें यहां पर मिलता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा लेक्चर है। अगर यहां पर देखें, हम मॉडर्न के अंदर अगर यहां पर देखें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बर्थ, सबसे द बर्थ ऑफ मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 17 अगर देखें यहां पर 17 और 18 सेंचुरी के अंदर देखें तो प्रूशिया के अंदर जो है सबसे पहले जो इसको स्टार्ट किया गया, यहां पे कैमरलिस्टिक्स इनोवेशन हुई। जो कैमरलिस्टिक्स बेसिकली रिलेटेड था इकोनॉमिक्स एंड फिनांस के साथ, जो इसको रिलेट किया जाता था। यहां पर अगर देखें, प्रूशिया पॉनियर्ड कॉम्प्रिहेंसिव यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कैमरलिस्टिक्स, जो इनके इकोनॉमिक्स है उनको जो इसने ट्रेन करने के लिए पहली फर्स्ट यूनिवर्सिटी के अंदर जो है यह इंट्रोड्यूस करवाया गया, यहां पर ट्रेनिंग के लिए बनाया गया। आप देख सकते हैं कि जो कपानियर है, जो इसका बानी है, जो निकाला वो कौन है? बेसिकली प्रूशिया है। तो यहां पे कैमरलिस्टिक्स जो है वो द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द फिनांस, यहां पर जो पहली दफा सिस्टमैटिक स्टडी की गई, फिनांस की स्टडी की गई, उसके बाद यहां पे इकोनॉमिक्स की स्टडी की गई, एडमिनिस्ट्रेशन की जो है यहां पर स्टडी की गई। तो यहां पर हम इस चीज को जो है वो कह सकते हैं कि किस तरह जो है वो डेवलपमेंट्स हुई हैं हमारे एंशियंट टाइम से लेकर, इंडस सिविलाइजेशन से लेकर, जो हमारे रोमन से लेकर अब जो है वो 18 सेंचुरी के अंदर जो है प्रूशिया के अंदर जो है इसकी डेवलपमेंट हुई। तो यहां पर जो कैमरलिस्टिक को जो है बेसिकली प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती थी और प्रॉपर जो स्टडी स्टार्ट की गई। ये बेसिकली सबसे पहले अभी मैंने बताया फिनांस, पब्लिक फिनांस, इकोनॉमिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस की जो है वो स्टडी यहां पर स्टार्ट की गई। यहां पर एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है देखने वाली, कि यहां पर जो मेरिट बेस्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया वो बड़ी बात थी। यहां पे अगर रेवोल्यूशनरी शिफ्ट अगर देखा जाए फ्रॉम अरिस्टोक्रेटिक अपॉइंटमेंट्स टू मेरिट बेस्ड सिविल सर्विस सिलेक्शन जो है यहां पर की जाती थी, क्योंकि एक प्रॉपर जब यूनिवर्सिटीज के अंदर आगे उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है, उसकी प्रॉपर स्टडी अगर देखा जाए इकोनॉमिक्स के स्टार्ट हो गई है, पब्लिक फिनांस या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस थी, तो समझ ले कि उस वक्त भी जो है ना ये सिलेक्शन भी जो है वो आपकी मेरिट बेस पर भी डिपेंड करती थी। एम्फेसिस ऑन एजुकेशन एंड कॉम्पिटेंस एंड ओवर बर्थ, यहां पर जो सिलेक्शन सिविल सर्विस रिफॉर्म्स सिविल सर्विस में की जाती थी, एजुकेशन को देखा जाता था सबसे पहले, फिर उसकी कॉम्पिटेंस को चेक किया जाता। कॉम्पिटेंस चेक करने के लिए आपको पता है कि एग्जाम की जरूरत होती है, टेस्ट की जरूरत है, आईक्यू लेवल वगैरह A to Z जितने भी यहां पर अगर मेजर्स जो बनाए गए हैं जो कॉम्पिटेंस को चेक करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग जो है उनको सिलेक्ट किया जाता था। तो यहां पर देख लें कि ये 17-18 सेंचुरी प्रूशिया के अंदर जो इसकी डेवलपमेंट हुई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमारा है यहां पर जो डेवलपमेंट्स हुई है, वुड्रो विल्सन को लेकर जो है वो बहुत ज्यादा ही। वुड्रो विल्सन इज द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसको बोला जाता है क्योंकि इसने पहली दफा ऐसे लिखा था, स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। 1887 के अंदर जो इसने ऐसे लिखा
उसके अंदर एक बड़ी क्लैरिटी का इसने बात की कि पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिक्टोमी जो एक पैराडॉक्स है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो वो किस तरह है ये भी देखेंगे। तो वो सबसे पहले अगर हमने पीछे जो लेक्चर दिया बहुत ही डिटेल्ड लेक्चर डिस्कशन की गई है कि किस तरह वुडरो विल्सन को जो है वो पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को अलग किया। यहां पर थोड़ा सा मैं बता दूं, वो कहता था कि अगर डिक्टोमी इंट्रोड्यूस करवाना, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिक्टोमी इंट्रोड्यूस करवाने के पीछे जो रीजन थी ना वो ये थी कि यूएसए के अंदर स्पॉइल सिस्टम था। स्पॉइल सिस्टम में होता क्या था कि जो भी गवर्नमेंट में आते थे लोग वो अपनी मर्जी से लोगों को जो है वो सिलेक्ट करते थे। उसके अंदर निपोटिज्म, फेवरेटिज्म, फिर होता क्या था कि उसकी जो लॉयल्टी चेक करते थे लोगों को, फिर वो लेकर आते थे ब्यूरोक्रेसी के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। उससे होता क्या था, होता यह था कि जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वो बढ़ जाता था। उसके बाद क्या होता था कि वहां पर पॉलिटिकल कंट्रोल जो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बहुत ज्यादा था ये चीज। उसके बाद सबसे बड़ी जो चीज थी और वहां पे करप्शन बहुत ज्यादा थी, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी की वजह से। अकाउंटेबिलिटी वहां पे नहीं थी, इसकी वजह से क्या होगा, करप्शन बहुत ज्यादा होगी। तो उसमें उसके तनाजर में देखा जाए उसकी अगेंस्ट जो फिर वुडरो विल्सन ने जो है वो पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिक्टोमी को इंट्रोड्यूस करवाया कि पॉलिटिक्स का काम है सिर्फ पॉलिसीज को बनाना, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है टेक्निकल एक्सपर्टीज के साथ जो है पॉलिसीज को जो है इंप्लीमेंट करना। तो यहां पर इसने किया कि तो ये रेवोल्यूशनरी जो है वो कह लें कि यहां पर सेपरेशन हुई थी। इस चीज को देखते हैं, सबसे पहले सेपरेशन देखते हैं कि विल्सन ग्राउंड ब्रेकिंग ऐसे डिस्टिंग्विश्ड पॉलिटिक्स पॉलिसी मेकिंग एंड फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी एग्जीक्यूशन एस्टैब्लिश फंडामेंटल प्रिंसिपल स्टिल डिबेटेड टुडे। तो अभी मैं बता रहा हूं कि कैसे एक अनइलेक्टेड इंस्टीट्यूशन कैसे जो वो पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करता है। तो ये एक बड़ी डिबेट थी, ये कोई छोटी बात नहीं थी, बड़ी डिबेट थी वहां पर। तो कैसे कि एक ब्यूरोक्रेसी तो वो अब कह ले कि वो इलेक्ट होकर मतलब आती है कि मतलब आपका प्रॉपर एग्जाम देकर आती है, सॉरी सिलेक्ट होकर होते हैं, प्रॉपर कह ले कि एग्जाम होता है उनका, देन सिस्टमेटिक प्रोसेस के जरिए आते हैं, रिक्रूटमेंट होती है। लेकिन जो आपके इलेक्टेड है, जो आपके लोग इनको जो इलेक्ट करते हैं वो बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव है। अब पॉलिसी जो बनाते हैं वो इलेक्टेड लोग बनाते हैं, लेकिन इंप्लीमेंट कौन करता है, अनइलेक्टेड लोग करते हैं। तो भी ये भी इंटरनल कंट्राडिक्शन था। अगर साइंटिफिक अप्रोच देखी जाए, एडवोकेटिक सिस्टमैटिक एविडेंस बेस्ड मेथड्स टू इंप्रूव गवर्नमेंट एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, इसने क्या किया कि सिस्टमैटिक और एविडेंस बेस्ड जो इसने क्या किया स्टडी की कैसे जो है वो एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस को जो है वो बूस्टअप किया जा सकता है। उसके बाद अगर देखा जाए ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखा जाए, इंट्रोड्यूस कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वर्ल्ड वाइड जो है। और उसके बाद इसने क्या किया कि प्रमोटिंग इंटरनेशनल लर्निंग एंड बेस्ट प्रैक्टिस। तो ये बड़ी बात है कि किस तरह जो है वो कह लें कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डेवलपमेंट हुई यहां पर। तो यहां पर एज ए सब्जेक्ट कह लें या एज ए डिसिप्लिन स्टार्ट नहीं हुआ था, बट ये हुआ कि पॉलिटिक्स को क्या किया, एडमिनिस्ट्रेशन से थोड़ा सा सेपरेट कर दिया गया, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा सेपरेट कर दिया गया था। उसकी रीजन थी करप्शन और लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। सबसे पहले हम फर्स्ट फेज को यहां पर डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है। इसके अंदर हम बेसिकली की फीचर्स जो हैं इनको डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट फेज में बेसिकली की फीचर्स कौन कौन से हैं और उसके राइटर्स कौन कौन से थे और थेरिस्ट जो इसके अंदर कौन कौन से थे। सबसे पहले हम इनको देखेंगे। यहां पर अगर हम चेक करें, यहां पर देखें कि फेज 1 क्या है, 1887 से लेकर 1926 तक जो इसका इरा है। एंड पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिक्टोमी, ये पैराडॉक्स है जी। यहां पर डिक्टोमी का मतलब है पैराडॉक्स, एक दूसरे के ऑपोजिट है। यहां पर अगर देखें की फीचर्स क्या क्या है, सबसे पहले अबाउट द चेंजिंग नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले जो चेंजिंग हुई वो क्या हुई, नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हुई कि कैसे जो है वो पॉलिटिक्स को जो है वो क्या किया गया, एडमिनिस्ट्रेशन से अलग कर दिया गया, एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो पॉलिटिक्स से अलग कर दिया गया। तो ये एक बड़ी बात, दिस फेज फॉलोइंग चेंजेस केम आउट। तो ये जो चेंजेस जो है वो बहुत ज्यादा आई कि उसने कैसे जो है वो वुडरो विल्सन ने जो है एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो पॉलिटिक्स से अलग कर दिया। अब पॉलिटिक्स से अलग किया तो उससे ये हुआ कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस भी बढ़ गई और सिविल रिफॉर्म्स भी आ गए यूएसए के अंदर। अब यहां पर देखा जाए सेपरेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस, यहां पर देखा जाए तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को क्या किया, पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का मतलब है यहां पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिक्स है उससे जो है वो उसको अलग कर दिया गया। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द विजिबल साइड ऑफ द गवर्नमेंट। अगर देखा जाए तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो विजिबल साइड है गवर्नमेंट की, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहां पर देखें, वुडरो विल्सन कहते हैं कि हैज गिवन डेफिनेशन
वुड्रो विल्सन ने क्या किया, सबसे पहले जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्या की डेफिनेशन दी, और हमने ये डेफिनेशंस मीनिंग जो है वो डिटेल्ड जो है हमने कह लें कि अपने मीनिंग, स्कोप एंड नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डिस्कस कर दिया। आप वो लेक्चर लेके आए, उसके अंदर सारी डेफिनेशंस को कवर किया गया है, और डेफिनेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको डेफिनेशंस आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पर देखेंगे सबसे पहले इसने नेचर, फिर रोल देखा इसने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल, उसके बाद इसने इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो है वो बताई। अब यहां पर नेक्स्ट जो था एलडी वाइट का जो बहुत ज्यादा रोल है, एलडी वाइट ने क्या किया, जब इसने जो अपना वर्क पब्लिश किया, इसकी वजह से जो है फर्स्ट टाइम जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए सब्जेक्ट, एज ए डिसिप्लिन जो है वो स्टार्ट हुआ, और ऐसी पहली बुक थी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर लिखी गई थी। तो यहां पर देखेंगे रिटन द फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑन द सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू द, ये बुक है जी इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये फर्स्ट टाइम जो किसने इंट्रोड्यूस करवाई, एलडी वाइट ने जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया, और ये फर्स्ट वर्क था रिटन फॉर्म में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, तो ये थी बेसिक जो की फीचर्स थे इसके फर्स्ट फेज थे। अब इसके जरा राइटर्स के ऊपर जो हम थोड़ा नजर डालते हैं, कौन कौन से हैं। यहां पर सबसे पहले अगर राइटर देखें तो वुड्रो विल्सन है जो फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। उसके बाद है द स्टडी, इनका वर्क क्या है, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, ऐसे इन्होंने लिखा है, ये बेसिकली क्या है आपका ऐसे है। उसके बाद अगर बात की जाए कब लिखा गया, 1887 के अंदर इसको लिखा गया। उसके बाद जी इस क्या लिखा गया जी, यहां पर देखेंगे जी पब्लिक, यहां पर पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिक्टोमी, ये भी लिखा गया। उसके बाद अगर यहां पर देखा जाए फ्रैंक गुडनो ने, फ्रैंक गुडनो का बड़ा एक रोल रहा है। फ्रैंक गुडनो ने क्या किया कि जो थ्योरी थी, जो इसका कॉन्सेप्ट था बेसिकली वुड्रो विल्सन का, इसको मजीद जो है वो आगे लेकर गया। उसने कहा कि जो पॉलिटिक्स को जो काम है ना पॉलिटिक्स, वो ये है कि पॉलिसी मेकिंग करना, और जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है उसको प्रॉपर जो है इंप्लीमेंट करना। तो ये बात जो गुडनो ने इसको सपोर्ट किया, एंड पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन लिखा, एंड पॉलिटिक्स वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये एक चीज सामने। उसके बाद एलडी वाइट अभी मैंने डिस्कस किया, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो यहां पर 1926 में यह वर्क लिखा गया, और यह फर्स्ट वर्क था, जैसे मैंने पहले बताया कि यह आपका एज ए सब्जेक्ट, एज ए डिसिप्लिन, एज ए रिटन फॉर्म ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यहां पर सामने आया, फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये थी आपकी फर्स्ट फेज। अब चलते हैं हम अपने सेकंड फेज की तरफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा लेक्चर है सेकंड फेज वाला। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करते जाइएगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यह है कि फीचर्स आपने वो लाजमी लिखते जाइएगा। अगर यहां पर देखें, इसका फेज सेकंड जो है स्टार्ट होता है 1927 से लेकर 1937 तक होता है, प्रिंसिपल्स एंड क्लासिकल इरा। इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात थी कि क्लासिकल थ्योरीज को यहां पर जो है वो दिया गया। उसके बाद यहां पर अप्रोचेस जो है दी गई। यहां पर अगर देखा जाए तो प्रिंसिपल्स को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया यहां पर। तो इंट्रोड्यूस हेनरी फॉल के अगर देख लें, आपको पता ही है कि उसने प्रिंसिपल्स दिए। तो यहां पर अगर बात की जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कैसे जो है इन द चेंजिंग नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिस पीरियड कैन बी कॉल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यहां पर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा जो इरा है आपका, ये बेसिकली प्रिंसिपल्स का है, और इसके अंदर जो है वो प्रिंसिपल्स को जो है बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाया गया। और ये बड़ी बात थी कि किस तरह जो है वो हम देख सकते हैं कि हुआ कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह एकदम से एस्टैब्लिश किया गया एज ए डिसिप्लिन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज इंडिपेंडेंट जो है साइंस के सामने आई। उसके बाद 1927 के अंदर क्या हुआ, जो विल्बी ने WF विल्बी ने हैज रिटन बुक प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये बुक लिखी है विल्बी ने। विल्बी ने यहां पर बुक लिखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो चीज है, यहां पर डिस्कस की गई। उसके बाद हम अगर बात करें, द टाइटल ऑफ the book indicates the new thrust in 11th thinking and established the subject and independent science, और इसको एज ए इंडिपेंडेंट साइंस जो है वो तस्वर कंसीव किया जाने लगा। एंड दिस पीरियड विटनेस्ड पब्लिकेशन ऑफ द नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑन द सब्जेक्ट। यहां पर देखा जाए तो एक नंबर ऑफ बुक्स जो है यहां पर एज ए सब्जेक्ट के ऊपर लिखी गई हैं। इन बुक्स को जो है हम अब देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बुक को यहां पर देखें, हमारे पास जो बुक है, अगर हम इसको
यहां पर देखें, सबसे पहले हमारे पास क्या है, मैरी पार्कर फोल्ट ने बुक लिखी है, ये क्रिएटिव एक्सपीरियंस। मैरी पार्कर ने कौन सी बुक लिखी है, क्रिएटिव एक्सपीरियंस। हेनरी फोल्ट ने क्या किया है, इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट के ऊपर लिखा है। आपको पता है कि ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, 14 प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी बेसिकली किसने इंट्रोड्यूस करवाए, हेनरी फोल्ड ने इंट्रोड्यूस करवाए थे। एंड मूनी ने क्या किया, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, मूनी ने क्या किया, बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। एंड ल्यूथर गिलेक ने जो मॉडल दिया, साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन को एज ए साइंस जो है वो तस्वर किया जाने लगा, जहां जैसे पे हमने यहां पर इसको पढ़ा है, ठीक है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो अगर गिलेक ने एक्सप्लेन्ड द प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किया, एक्सप्लेन किया एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल्स को, एंड द 7 प्रिंसिपल्स नाउन एज द पोस्ट कॉर्प, जो है इसने कॉन्सेप्ट जो दिया था, इसके ऊपर हम थोड़ा सा देखते हैं कि ल्यूथर गिलेक ने 1937 के अंदर दिया। ये सबसे पहले कंक्लूड, दस इन दिस पीरियड सब्जेक्ट रिक्वायर्ड द स्टेटस ऑफ द सेपरेट सब्जेक्ट ऑफ द सोशल साइंस। तो ये जो इसको सेपरेट सोशल साइंस से हटाकर लिया गया। सेकंड, इट वाज कंसीडर्ड एज द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसको क्या किया गया, सेकंड इरा के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन को एज ए साइंस जो है वो तस्वर किया जाने लगा। अब यहां पर नीचे अगर देखा जाए, डेवलप्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल्स जो है एडमिनिस्ट्रेशन के, इसको जो है वो किया गया। एंड थ्योरीज, एंड दीज थ्योरीज आर प्रिंसिपल्स वर इन ग्रेट डिमांड बोथ इन गवर्नमेंट एंड बिजनेस। ये गवर्नमेंट और बिजनेस की बड़ी इनकी डिमांड थी। तो ये वो सब्जेक्ट थे जो बेसिकली सब्जेक्ट के ऊपर सब्जेक्ट था बेसिकली, जिसके ऊपर बहुत सारे राइटर्स ने जो है अपना जो है वो लिखा है, जिसके अंदर आपका प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशंस भी है। हेनरी फोल्ड ने बहुत ज्यादा लिखा है। तो हेनरी फोल्ड ने जो प्रिंसिपल्स और एडमिनिस्ट्रेशन दिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये नोट डाउन करते जाइए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं हमारे थर्ड फेज की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट फेज है ये हमारा। इसके अंदर हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या चीज आती है। अगर सबसे देखें पहले फेज 3 जो है 1938 से लेकर 1947 तक जो है ये इरा रहता है, इसको बोला जाता है इरा ऑफ चैलेंज। जो थर्ड फेज है या थर्ड स्टेज है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, वो इरा ऑफ चैलेंजेस कहलाता है। क्यों कहलाता है बेसिकली, अब ये देखेंगे। सबसे पहले इसने क्या किया, रिजेक्शन अगेंस्ट क्लासिकल प्रिंसिपल्स। सबसे पहले जो इसने प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो दिए गए थे फर्स्ट सेकंड फेज के अंदर, क्लासिकल एंड कह ले के मैनेजरियल व्यू में, वहां पर जो है दिए गए, लेकिन यहां पर इनको क्या किया, इसको रिजेक्ट कर दिया गया। इसके रिएक्शन में जो इन्होंने क्या किया, क्लासिकल प्रिंसिपल्स के रिएक्शन में जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, जो आपका क्या ह्यूमन रिलेशन जो है वो यहां पर किया। इसको बिहेवियर जो अप्रोचेस भी यहां पर जो है वो काम किया। राइज ऑफ बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशन अप्रोचेस यहां पर हुई। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए भी जितनी वर्क फोर्स है, उनके साइकोलॉजिकल उनके अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी थी कि कैसे उनको साइकोलॉजी जो है वो समझा गया, और कैसे जो उनको जो है वो एज ए प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए यूज किया इंडस्ट्रीज के अंदर। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात की है। डिसीजन मेकिंग एज द कोर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अंदर डिसीजन मेकिंग की बड़ी बात की गई है कि डिसीजन मेकिंग जो है वो बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि मैनेजर से लेके जितना भी लो वर्कर्स हैं उन तक जो आपस में रिलेशन है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद जो भी रूल्स एंड लॉज वो बनाते हैं, तो वो सबऑर्डिनेट उसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो ये भी है शिफ्ट नॉर्मेटिव टू एम्पिरिकल। यहां पर फर्स्ट टाइम जो जितने भी प्रिंसिपल्स थे उनको डिस्कस किया गया। और जितना भी यहां पर एक और बड़ी बात है, जो आपका पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन था उसको यहां पर रिजेक्ट कर दिया गया। क्या किया गया, यहां पर पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन को जो है यहां पर डिक्टोमी को जो है वो यहां पर रिजेक्ट कर दिया गया। ये बड़ी एक बात है, ठीक है। लेकिन यहां पे मैं बार बार कह रहा हूं कि एक चीज है यहां पर कि यहां पर जो साइकोलॉजिकल कह रहे कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट ज्यादा था कि कैसे वर्कर्स की जो है वो साइकोलॉजी को साइकी को जो है अंडरस्टैंड किया जाता था, ताकि वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें। यहां पर फिर देखते हैं कि चैलेंज टू वन बेस्ट वे इसने किया, एंड बिगनिंग ऑफ द इंटरडिसिप्लिनरी इन्फ्लुएंस इसका क्रिएट हुआ। साइकोलॉजी में इसका यूज हुआ, सोशियोलॉजी में देख लें, इकोनॉमिक्स के अंदर इन्फ्लुएंस्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इसने इन्फ्लुएंस किया। तो अब यहां पर देख लें साइकोलॉजी का रोल आ गया, इकोनॉमिक्स का रोल आ गया,
एंड उसके बाद अगर देखा जाए तो सोशियोलॉजी का जो है वो यहाँ पर रोल आ गया। तो अब चलते हैं हम इसके राइटर्स की तरफ, बेसिकली कौन कौन से जो राइटर हैं वो देखते हैं। सबसे पहले अगर राइटर यहां पर देखें हम, सबसे पहले अगर राइटर है वो हमारे पास है चेस्टर बर्नार्ड। राइटर हमारे पास क्या है? चेस्टर बर्नार्ड। चेस्टर बर्नार्ड ने 1938 में लिखा द फंक्शंस ऑफ द एग्जेक्टिव। इसने क्या लिखा? द फंक्शंस ऑफ एग्जेक्टिव। रॉबर्ट डेहल बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो राइटर है, द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। 3 प्रॉब्लम्स इसने दिए थे इकोलॉजी को लेकर कि कैसे जो है ह्यूमन बिहेवियर को जो अंडरस्टैंड किया जाता है, कैसे उनको निग्लेक्ट किया जाता है, इस चीज के ऊपर दिया इसने। एल्टन माउ ने हॉवथॉर्न जो इसने जो है वो मॉडल दिया था, एल्टन माउ ने, वो बेसिकली ह्यूमन रिलेशंस के ऊपर बेस करता था, द ह्यूमन प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। जो प्रॉब्लम्स थी इंडस्ट्रीज के अंदर उनके ऊपर जो है इसने दिया था, जो हॉवथॉर्न जो इसने मॉडल दिया था उसके ऊपर जो है काफी 4 जो है एक्सपेरिमेंट किया था। तो वो एक अलग लेक्चर है, डिटेल्स वो भी आप जाके ले। मैरी पैरकर यहाँ पे लिखते हैं जो डायनामिक एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे वर्क है इनका। उसके बाद ये डिक्सन ने यहाँ पर लिखा है यहाँ पर मैनेजमेंट एंड वर्कर। उसके बाद हर्बर्ट साइमन का यहाँ पर काम आता है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। तो ये जो पूरा जो फेज था ये बेसिकली बिहेवियर और ह्यूमन रिलेशन अप्रोचेस यहाँ पर जो है इंट्रोड्यूस करवाई और क्लासिकल थ्योरीज को जो है वो चैलेंज किया गया। उसके बाद रॉबर्ट मार्टन की यहाँ पर बात करें तो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर एंड पर्सनालिटी को जो है यहाँ पर लिखा गया। तो जितने भी क्लासिकल थ्योरीज थी, मैनेजरियल व्यू था, उनको बेसिकली यहाँ पर चैलेंज किया गया। अब चलते हैं 4th नंबर पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हमारा, यहां पर है क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। यहां पर क्या है? क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी है। 4th फेज में क्या है? बेसिकली 1948 से लेकर 1970 तक जो है इसका इरा रहा है। इसके अंदर क्या हुआ? क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर कि कैसे क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी जो है यहां पर रही, इस चीज को हम यहां पर थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहां पे कुछ लोगों ने बोला, 2 व्यू आते हैं। मैं पहले बता दूं यहां पर थोड़ा सा कि 2 व्यू आते हैं। एक पॉलिटिकल साइंस, कुछ लोगों ने यह कहा कि इसको पॉलिटिकल साइंस के अंदर मर्ज किया जाए, ये अलग साइंस नहीं है बल्कि ये पॉलिटिकल साइंस का ही हिस्सा है, ठीक है। क्योंकि वो इस वजह से है कि जितने भी पॉलिटिकल अफेयर्स हैं उनके जो पॉलिसीज बनाते हैं वो जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करती है। उसके बाद यहाँ पर और चीज अगर देखी जाए तो कुछ लोग कहते थे कि ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कह ले कि अलग है, अलग साइंस है, पॉलिटिकल साइंस से अलग है, इसको अलग जो है एज ए डिसिप्लिन जो है एज ए सब्जेक्ट जो है कंसीडर किया जाना चाहिए। तो ये डिबेट जो है वो रही यहाँ पर, ठीक है। तो यहां पर अगर देखा जाए क्रिटिसिज्म ऑफ द प्रिंसिपल्स स्कूल ऑफ कंप्लीटेड, तो प्रिंसिपल्स के ऊपर क्रिटिसिज्म किया गया। आइडेंटिटी क्राइसिस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये नहीं पता चल रहा था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को क्या समझा जाए, एज ए अलग सब्जेक्ट समझा जाए या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जो है पॉलिटिकल साइंस का हिस्सा बना दिया जाए या इसको साइकोलॉजी का हिस्सा बनाया जाए या सोशियोलॉजी का या इकोनॉमिक्स का। ये बड़ी एक डिबेट उस वक्त चली थी। तो यहां पर अगर देखें राइज ऑफ पॉलिटिकल वैल्यू ओरिएंटेड अप्रोचेस, एकदम से यहां पर जो बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि जो पॉलिटिकल एंड वैल्यू ओरिएंटेड जो अप्रोचेस जो है यहां पर डेवलप हुई, ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी। उसके बाद है बिगिनिंग ऑफ, यहां पर सबसे बड़ी अगर चीज देखी जाए सीपीए कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो आगाज हुआ कि यहां पर कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडीज की गई, दुनिया के डिफरेंट जो कंट्रीज है उनके उठाकर एडमिनिस्ट्रेशन को स्टडी किया गया। यहां पर फिर जो डेवलपमेंट हुई वो सीपीए की हुई, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो है वो डेवलपमेंट हुई। बिहेवियरलिज्म इन फुल स्विंग में था, पूरी जो अपने जोर पर था। उसके बाद सिस्टम एंड इकोलॉजिकल अप्रोचेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजिकल जो है अप्रोचेस इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाई गई, ठीक है। तो ये की फीचर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट की फीचर्स है, इनको अपने नोट्स बनाते जाएं, शॉर्ट नोट्स बनाते जाएं ताकि आपको वहां पर जो है इजीली एग्जाम से पहले आप रिवाइज कर सकें। यहां पर डिटेल भी बता रहा हूं कि मैं किस तरह एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, साथ साथ कि किस तरह जो है ये इसकी डेवलपमेंट हुई, ठीक है। यहां पर ये हीरा क्या हुआ, बेसिकली सबसे बड़ा डेवलपमेंट किसकी, सीपीए की डेवलपमेंट हुई। ये नहीं समझ आ रही थी कि क्राइसिस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को किस सब्जेक्ट में ऐड किया जाए, पॉलिटिकल साइंस में किया जाए या अलग सब्जेक्ट इसको कंसीडर किया जाए या साइकोलॉजी में, सोशियोलॉजी में। तो ये चीजें जो यहां पर थी। अब यहां पर देखेंगे थोड़ा सा इसके राइटर्स को कौन कौन से हैं। यहां पर देखते हैं डिवाइट वॉल्डो, यहां पर इसने लिखा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट
स्ट्रेस्ड वैल्यूज, डेमोक्रेसी एंड रेलिवेंस के ऊपर बात की। ये मेनब्रूक कॉन्फ्रेंस जो हुई है 1968 में, ये बड़ी एक डेवलपमेंट थी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर यहाँ पे जो पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस थी वो भी यहाँ पर थी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो मेनब्रूक कॉन्फ्रेंस के जो एक बड़ी डेवलपमेंट थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, नॉर्टन लॉन्ग ने लिखा कि ब्यूरोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉलिटिकल रिक्वायर्स लिजिटिमेसी। ठीक है, उसके बाद है रॉबर्ट डेहल, जो सबसे इंपॉर्टेंट राइटर रहा है, वो ये है कि द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसने क्या कहा है कि द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद इसके बाद की है कि थ्री प्रॉब्लम्स है कंपैरेटिव एंड नॉर्मेटिव अप्रोचेस को अंडरस्टैंड करने के ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि इसने क्या किया, थ्री प्रॉब्लम्स दिए जो कंपैरेटिव एंड नॉर्मेटिव जो है वो अप्रोचेस में आता है। हर्बर्ट साइमन ने यहां पर इन्फ्लुएंस कंटिन्यूड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर के ऊपर लिखा। ये जो है वो कह लें कि हर्बर्ट साइमन जो है ना कंसेप्टिवली जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अपना रोल प्ले करते रहे हैं। उसके बाद बिहेवियरल जो डिसीजन मेकिंग है उसके ऊपर काम किया गया। डेविड एस्टोन का इसके अंदर बड़ा रोल रहा है कि कैसे द पॉलिटिकल सिस्टम थ्योरी को जो है इसने दिया डेविड एस्टोन ने। उसके बाद अगर फ्रेडरिक्स की बात की जाए, फ्रेडरिक्स ने क्या किया, द इकोलॉजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो इकोलॉजिकल इसने पर्समेटिक जो है साला मॉडल दिया। तो ये मॉडल है, ये एग्जाम के अंदर कई बार जो है वो पूछा जा चुका है। ये आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में बहुत ज्यादा डिटेल्स के साथ जो है हम इसको डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन। जितने भी राइटर्स हैं, जितने भी थेरिस्ट हैं, उनको वन बाय वन उनकी थेरीज को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर इकोलॉजिकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसने, फ्रेडरिक्स ने जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया। ये था हमारा फोर्थ फेज। लास्ट फेज जो हमारा रहा है इसके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अभी तक जो है वो कंटिन्यू है। अभी ग्लोबलाइजेशन का दौर आ गया, डिजिटल का दौर आ गया, लेकिन ये अभी भी जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। ये फिफ्थ जो है फेज, यहाँ पे इसकी जो स्टार्टअप हुआ है वो 1970s हुआ ऑनवर्ड, और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पर आगाज हुआ। क्या हुआ, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो मेनब्रूक जो है कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद जो है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आगाज हुआ। इसके अंदर डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन आई, डेवलपमेंट मैनेजमेंट की बात की गई यहाँ पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसकी बात की गई, डेवलपमेंट जो आपकी मैनेजमेंट है उसकी बात की गई यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद अगर यहाँ पर बात की जाए डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ पर बात की, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की भी यहाँ पर बात की गई। तो इसके अंदर सबसे पहले अगर देखा जाए तो पब्लिक पॉलिसी के ऊपर, पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर इसके जो मेन अगर यहाँ पे की फीचर्स अगर देखे जाए तो रेलिवेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शुड डील विद रियल सोशल प्रॉब्लम्स, पॉवर्टी, इनक्वालिटी एंड जस्टिस को करना चाहिए। चेंज ओरिएंटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट बी एजेंट ऑफ सोशल चेंज होना चाहिए। उसके बाद सोशल इक्विटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, फोकस ऑन जस्टिस, फेयरनेस एंड रिड्यूसिंग इनक्वालिटी जो है होने चाहिए। उसके पब्लिक पॉलिसी का बेसिकली ये मेन था। यहां पर जो है वो कह लें कि बिजनेस लाइक ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे कस्टमर्स को किया जाता है। वैल्यूज एंड नॉर्मेटिविटी, रिजेक्टेड द वैल्यू न्यूट्रल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ओपनली नॉर्मेटिव एंड रूटेड इन डेमोक्रेसी एंड एथिक्स। एंटी पॉजिटिविस्ट, यहाँ पे अगेंस्ट ट्रीटिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए न्यूट्रल लाइक साइंस, एम्फेसाइज्ड ऑन ह्यूमनिस्टिक एंड पार्टिसिपेटरी एंड एक्टिविस्ट जो रोल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि यहाँ पे आज भी जो है वो पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव जो है वो आज भी जारी है। इसके अंदर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का भी आगाज हुआ। इसके अंदर यहाँ पर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के ऊपर जो है हमने एक अलग से लेक्चर को जो है वो प्रिपेयर किया, वो भी जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा है बेसिकली ये। अब यहां पर देखते हैं कि इसके अंदर राइटर कौन कौन से हैं, इसको थोड़ा सा देखते हैं। अगर देखा जाए यहां पर जो राइटर है, अगर देखा जाए तो हरोल्ड लसवेल है, जो पॉलिसी ओरिएंटेशन, फादर ऑफ पॉलिसी साइंस, जो फादर है पॉलिसी साइंस के जो फादर है वो हरोल्ड लसवेल है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने वर्क क्या लिखा, द पॉलिसी ओरिएंटेशन। उसके बाद ड्रॉर है तो पब्लिक पॉलिसी मेकिंग एंड री एग्जामिन, ये इनका वर्क है। उसके बाद है एरोन ने लिखा है कि स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर,
उसके बाद थॉमस की है कि अंडरस्टैंडिंग पब्लिक पॉलिसी, क्लासिक टेक्स्ट बुक्स। उसके बाद जेम्स एंडरसन ने लिखा है पब्लिक पॉलिसी मेकिंग। तो ये जितना भी यहां पर जो ये इरा रहा है, फिफ्थ फेज जो है ये बेसिकली कौन सा, पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव का इरा रहा है। तो ये हमारे थे 5 स्टेजेस जो हमने बड़ी डिटेल्स के साथ डिस्कस किए हैं, और जो इसके राइटर्स हैं, थेरिस्ट हैं, वो नेक्स्ट 1 बाय 1 जो है हम डिटेल के साथ जो है डिस्कस करेंगे।